हाल ही में एक नया आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ है जिसमें हमने बात की है कि क्या कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में कम होता जा रहा है और अगर वाकई में कम होता जा रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो चलिए थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो अभी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या मिसिंग लिंक है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को अभी अगर रिकवर करना है, तो इन्वेस्टमेंट विल प्ले अ मेजर पोर्शन। वी विल अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे डिमांड साइड, सप्लाई साइड दोनों में ज़्यादा बड़ा चैलेंज कहाँ पर है और वो चैलेंज सही करने के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम समझें लैंडस्केप को, तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का जो जीडीपी में हमारा पूरा का पूरा शेयर है, उसमें डिक्लाइन हुआ है, अगर हम डीमोनेटाइजेशन के टाइम से अब तक कंपेयर करते हैं तो, राइट? इवन मेजॉरिटी पॉलिसी सपोर्ट, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर वीकर रही है जितने हमारी एक्सपेक्टेशन थी, राइट? और कारण है कि जो हमारा ओवरऑल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, दरअसल वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ होती है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट हो रही है। दूसरी चीज़ होती है कि कितना बिज़नेस कॉन्फिडेंस है, यानी कि क्या बिज़नेस मॉडल अपने आप में सक्सेसफुल रखने की पोटेंशियल रखता है एंड अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट का कॉस्ट है वो हाई है या लो है। सो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में तभी पॉसिबल है जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। हम सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते। सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ही चैलेंज नहीं होता, पर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा ये जाता है कि फर्म्स इन्वेस्ट कर रही हैं, तो क्या देख के कर रही हैं? क्या वो रिटर्न्स देख क्या वो रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर रही हैं, और अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखती हैं? सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, ना सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट पर। साथ ही साथ में आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा चक्र है, वो डिपेंडेंट है प्रॉफिटेबिलिटी होने या ना होने पे। क्योंकि देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तब जाकर कैपेसिटी का एक्सपेंशन होता है, और जब एक स्केल आता है बिज़नेस में, तभी अल्टीमेटली आपको प्रॉफ़िट मिलता है। सो कोर आइडिया यही है कि अगर आपके पास डिमांड नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपके पास प्रॉफ़िट भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन है कि पहले डिमांड आएगी कि पहले इन्वेस्टमेंट? इसको भी आगे एड्रेस करते हैं। बिज़नेस कॉन्फिडेंस, अब ये क्यों इम्पैक्ट करता है? ना ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की, ना ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स की। हम सिंपली बात कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल, जो एनिमल स्पिरिट्स की बात करता है आर्टिकल, वो है क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग की जाती है, फ्यूचर के हिसाब से की जाती है, ना कि आपके पास्ट परफॉर्मेंस में। पॉलिसी शॉक भी कहीं ना कहीं बिजनेस हाउसेस को एक कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। अगर आपको लगता है कि बार बार सरकार अपने स्टैंड को चेंज कर रही है, रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट करता है आउटलुक में, एंड अल्टीमेटली जो मार्जिन्स हैं वो थिन होते हैं। जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं थिन मार्जिन्स पे, उनके लिए एक मेजर शॉक हो सकता है अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम रह जाए एक्सपेक्टेशन से और उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो, राइट? देयरफॉर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक ओवरऑल बिज़नेस एनवायरनमेंट ऐसा देना पड़ता है जहाँ पर स्पेंडिंग जस्टिफाई हो सके। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 तरह के फर्म्स हैं, एक स्मॉलर फर्म्स हैं और साथ ही साथ में लार्ज फर्म्स हैं। स्मॉलर फर्म्स जो एमएसएमई लेवल के हैं, उनके पास शायद ऑप्शन कम होते हैं सेल्फ फंडिंग के, लेकिन बड़ी कंपनीज़ के पास खुद का रिज़र्व भी होता है, और साथ ही साथ में आप ये देखेंगे कि उनके पास एक्सेस टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़, इनफैक्ट फंडिंग के सोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं। अगर एक बड़ा ब्रांड जो मल्टी बिलियन डॉलर का बिज़नेस एम्पायर रन कर रहा है, वो अगर मार्केट में बोलता है कि वी नीड फंड्स, तो शायद 5 से 10 बैंकर साथ आके भी उसके बड़े अमाउंट को फंड करने के लिए रेडी रहेंगे। सो चीप क्रेडिट हेल्प करता है, पर उसकी इम्पैक्ट डिपेंड करती है कि फर्म कौन-सी है। क्या वो एक स्मॉल स्टार्टअप है, एमएसएमई है, मीडियम फर्म है, या अल्टीमेटली एक बड़ी फर्म है, और उसके हिसाब से भी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप इकोनॉमी में गॉज कर सकते हैं। सो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या और ये किसके लिए प्रॉब्लम है? एमएसएमई और जो हमारे लार्ज फर्म्स हैं, क्या दोनों के लिए प्रॉब्लम सेम है या अलग है? दरअसल अलग है। मेन कॉन्स्ट्रेंट एमएसएमई के सामने होता है क्रेडिट का, जबकि लार्ज कॉर्पोरेशंस के सामने होता है डिमांड का।
वहीं अगर आप इंटरनल फंड्स की बात करेंगे तो एमएसएमई के पास हमेशा लिमिटेड पैसे होते हैं, जबकि लार्ज कॉर्पोरेशंस के पास रिलेटिवली हाई पैसे होते हैं। उनके पास फंडिंग के रिजर्व होते हैं। साथ ही साथ में डिपेंडेंस ऑन डेट हायर होता है एमएसएमई का, और जबकि लार्ज कॉर्पोरेशंस लोअर रखते हैं। रेट कट से मार्जिनल इंप्रूवमेंट ही आ पाती है एमएसएमई के लिए, और लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए भी लिमिटेड आ पाती है। मेजर प्रॉब्लम है कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एमएसएमई के लिए, वहीं लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए ये है वीक मार्केट डिमांड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अल्टीमेटली जो रेट कट्स हैं, क्या वो हिंदुस्तान में हमारे इन्वेस्टमेंट को रिवाइव कर सकते हैं? मतलब अगर हम अज्यूम कर लें कि रेट ऑफ क्रेडिट सस्ता हो जाए, तो क्या सबके लिए बेहतर होगा या कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? तो देखिए, एमएसएमई के लिए रिस्क प्रीमियम और फाइनेंसिंग कांस्टेंट हाई ही रहने वाले हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी अगेन आपके रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से थोड़ा नीचे रह सकती है। लेकिन लार्ज फर्म्स के लिए दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू चीप क्रेडिट। द बिगर कांस्टेंट इज इनसफिशिएंट कंज्यूमर डिमांड। क्योंकि ये एक स्केल पे ऑपरेट करते हैं, तो जब तक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इनके फेवर में नहीं आएंगे, डिमांड फेवर में नहीं आएगी, लोग खर्च नहीं करेंगे, तब तक इनके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। सो आप देखेंगे लोअर इंटरेस्ट रेट, चीपर बोरोविंग, वीक डिमांड, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, ये सब कहीं ना कहीं ऑल्दो इंटरलिंक्ड होती हैं, पर डिमांड का एक बहुत बड़ा रोल है। Monetary easing has limited power when the underlying problem is weak demand, not the cost of borrowing. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास वीक डिमांड हो, जब सेंटिमेंट ही वीक हो इकोनॉमी में, लोग इन्फ्लेशन के कारण से डिमांड कम कर रहे हो या लेस इनकम के कारण से डिमांड कम कर रहे हो, तो आप कितना भी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को नीचे ले आइए, वो एक हद तक शायद इन्वेस्टमेंट अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, पर क्या वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर सॉल्व कर पाएगा चीजें? ये एक सवालिया निशान बना रहता है। व्हाई कॉर्पोरेट टैक्स कट्स में आल्सो फॉल शॉर्ट? अब देखिए, दूसरा आर्गुमेंट होता है कि भाई आपने इंटरेस्ट रेट कम की है, दूसरा इंसेंटिव आप दे सकते हैं टैक्स स्लैब्स को कम कर देने से। और हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी हमने इसको कम किया ही है, 30% से 22% पे लेके आए हैं 2019 में। दूसरी चीज रही है कि हमने ये समझना है कि डिमांड पे टैक्स कट का इम्पैक्ट नहीं आता है, बल्कि फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि जैसे ही आप टैक्स कट कर देंगे, वैसे ही होगा क्या, होगा ये कि आपकी कंपनी का जो पीएनएल और बैलेंस शीट है, वहां पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी शायद बढ़ जाए, लेकिन आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड शायद ना बढ़े। सो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम यही है कि when factories are operating below full capacity, lower cost may not trigger the fresh investment, right? Again, a very important point. So, मिसिंग इंग्रेडिएंट क्या है? डिमांड है। हमने पहले भी आर्ग्यू किया था कि किस कारण से हो रहा है ये। इट्स लाइक आस्किंग द सेम क्वेश्चन, हु केम फर्स्ट, द एग और द चिकन? What drives it, demand or supply? The answer is demand in this case. Why is that so? That's because सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यही है कि जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, वो डिमांड कॉन्स्ट्रेंट है। यानी कि हमारे यहाँ पर वीक डिमांड के कारण से लो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है, जिससे कि लोअर इंसेंटिव है फर्म्स के पास एक्सपेंड होने का। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो लिमिटेड है। सप्लाई साइड मेजर जैसे कि टैक्स को कम कर देना या इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देना इनसफिशिएंट रह सकता है, जब तक फर्म्स को एक ब्राइटर फ्यूचर ना दिखे, जब तक उनके पास ये कॉन्फिडेंस ना हो कि हम जो पैसा लगाएंगे, वाकई में ये अगले 50 साल, 20 साल, 10 साल हमारी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट होगा, राइट? सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैन क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात सच है? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करेगी, तो उसके एक्टिव रोल प्ले कर देने से ज्यादा फायदा होगा? चलिए समझते हैं। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने से डेफिनेटली हायर डिमांड होती है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता क्या है आपका? आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? आता है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस आने का मेन रीजन क्या है? कॉन्फिडेंस आने का मेन रीजन यहाँ पे है ही ये कि आपके पास जब गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं एक सर्टेन एरिया को, इकोनॉमिक जोन को, एक सेक्टर को सपोर्ट कर रही हूँ, थ्रू माय ओन इन्वेस्टमेंट, थ्रू माय ओन मनी, आई एम हेल्पिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर गेट मेड, तो जो बाकी
आपकी लॉबी है इन्वेस्टर्स की, वो कॉन्फिडेंट फील करती है और अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है इट अप्लाइज टू बोथ ऑफ देम। यानी कि ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होती है आपके एमएसएमई के लिए या लॉन्ग फर्म या आपके बिग फर्म्स के लिए, लार्ज फर्म्स के लिए, बेसिकली ये दोनों पर एप्लीकेबल करती है, राइट? सो की टेक अवे हमारे बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एक ड्राइवर है, बिजनेस कॉन्फिडेंस एक ड्राइवर है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एक रीजन है, लेकिन ये एमएसएमई के लिए ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू द लार्ज फर्म्स, और अल्टीमेटली जो मिसिंग इंग्रेडिएंट है वो डिमांड है। वी होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी कम्युनिटी में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।